दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज देश में बहुत बड़ी खबर थी, वो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का आज उन्होंने शपथ ली। शुभेंदु सर अधिकारी करके उनका नाम, वो उनका काफ़ी उसके ऊपर में विवादास्पद बयाने हुए, क्योंकि उनके ऊपर में 29 मुकदमे ऑलरेडी है। और इस इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मुझे जितने भी लोग जो भी वोट हुआ है वो केवल हिंदुओं ने किए और मैं हिंदुओं का ही काम करूँगा। ये शब्दों को अंकाकित करके सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए हैं और उसके ऊपर में काफ़ी फटकार हुई है और मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर में अभी फैसला भी है। कोई भी हमारे देश में कोई जातिवाचक शब्द लेके कोई भाई मैं हिंदुओं का काम करूंगा, ईसाइयों का नहीं करूंगा, इसका नहीं करूंगा, जब तुम शपथ लेते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें संविधान की शपथ लेके ही आगे में बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये अधिकारी ने, शुभेंदु अधिकारी ने ये पूरे के पूरे हदें पार किए। वैसे भी क्रिमिनल ट्रैक है और सभी को मालूम था कि बीजेपी को वही लोग चाहिए जो क्रिमिनल है, जो कुछ बदमाशी कर सकते। जैसे मोदी को, शाह जी को उन्होंने वहाँ से लाए क्राइम्स में, पुलिस स्टेशन मतलब जेल से छुड़ा के जिस तरीक़ा से उन्होंने उसको वहाँ पे हीरो बनाया और हर चीज़ों के कांटे उनको बाहर करके ये जो आरएसएस का ये पूरा का पूरा फंडा उन्होंने किया, हजारों सालों से यही चल रहा है। कई सदियों से उनका ट्रैक जो रिकॉर्ड रहा, बड़े बड़े राजा हो या सभी लोग त्रस्त थे। इवन मुझे याद होता है कि बिम्बिसार के जाने के बाद में या बिम्बिसार होते हुए भी, जब राजा बिम्बिसार तथागत के ज़माने की बात है और उनके बीच में और वहाँ पे जो भी उनके ये थे ब्राह्मण्स थे जो उनको एडवाइस दे रहे थे, उसके काफ़ी खिलाफ रहे वो। और खिलाफ होने के बाद में उनके बीच में भी काफ़ी उनका तनाव रहा। उन्होंने फिर बाद में उनके लड़के उनके साथ में उन्होंने ये सब किया, सबको इतिहास मालूम है। क्योंकि वो लोग हर वक्त अपना वर्चस्व है, अपने आप को साबित करने में ही अपना उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गया और वो आज तक सुप्रीमेसी है। बीच में का जो समय था, जो हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद में कांग्रेस ने काफ़ी संभाला, लेकिन उनके बाद में एक ईवीएम करके आ गया और उसके बाद में जो तमाशा हुआ, चीफ इलेक्शन कमीशन को जिस तरीक़ा से किया और सब पूरा पलट गया। ऐसा कुछ नहीं होगा फिर। और हमारे पास में बहुत सारे ये है, अभी ये सब टेम्पररी फेज होती है। हर वक्त आज जो है वो कल रहेगा ही नहीं, ये कोई भरोसा नहीं है किसी ने ये कहे कि मैं 20 साल रहूँगा, 25 साल रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कब आदमी का दिन बुरे चालू हो जाएंगे किसी को नहीं मालूम। तो ऐसे सिचुएशन में किसी ने भी ये चाल इस पे नहीं रहना चाहिए और हर वक्त इस बात को रहना चाहिए कि मैं कल वहाँ पे नहीं रहूँगा तो मैं किस तरीक़ा से मुझे सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। जब बात उसके दिमाग में आती है तो निश्चित रूप से आदमी अच्छे काम की तरफ भी जाता है। अभी जो भी हुआ इलेक्शंस में, अभी वैसे ही आज चेन्नई का बड़ा इम्पोर्टेंट ये हुआ, वहाँ पे थलापल्ली विजय करके उनका 108 सीटें जाके सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हो गई। उनको मालूम था कि मैं हम तो सब नए हैं, कभी इसके पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो उन्होंने कांग्रेस को हाथ दिया। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि नहीं आप आइए, अभी हमारे साथ में पार्टिसिपेट करिए, हमारे इसमें बीच में आइए। वो भी राहुल गांधी को भी पता चला। इन दिनों बीच में तुम्हें मालूम होगा कि चेन्नई में डीएमके के साथ में कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन जिस तरीक़ा से गठबंधन था तो एक तड़जोड़ थी कांग्रेस को अपने इस पे कि उनको बहुत ही कम सीटें भी मिली थी, 10-15 सीट थी, उसमें से उनको 5 सीटें उनकी चुन के आई और ये सब सिचुएशंस तुम्हें मालूम है। अभी जब उनका गठबंधन डीएमके का कांग्रेस का छूट गया तो उन्होंने इवन पार्लियामेंट में उन्होंने लेटर दिया कि भाई हमारा सीटिंग अरेंजमेंट अलग करो, अभी हमारे यहाँ का जो अलायंस था वो पूरा का पूरा बिखर गया। ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत बार तुम्हारा लोकल लेवल पे जो भी पॉलिटिक्स है, लेकिन सेंट्रल लेवल की तुम्हारी यूनिटी तुम्हारी अलग होनी चाहिए। तो वो डीएमके ने जिस तरीक़ा से किए, पूरे विपक्ष को बड़ा धक्का लगा और इसने होना नहीं चाहिए था। खैर वो आने के बाद में अभी संवर जाएंगे। लेकिन आज उसके एक बहुत बड़ी खबर थी कि जो भी
थलापल्ली विजय ये काफ़ी बड़े एक्ट्रेस थे, वहाँ पे बड़े पॉपुलर लीडर बन के आए हैं। उन्होंने अपनी जो भी पोस्ट मतलब सीटें थी वो उन्होंने बरकरार कर ली। उसके बीच में राहुल गांधी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया। सभी टीवी चैनल ने कहा कि भाई राहुल गांधी ने सभी छोटी छोटी पार्टियाँ थी, मुस्लिम दल से लेकर हर चीज़ को, उनको कहा कि भाई तुम यदि इस तरीक़ा से अलग जाओगे तो बीजेपी घुस जाएगी, और एक बार बीजेपी घुस गई साउथ में तो तुम्हें कोई थाना नहीं, तुम सब के सब खत्म हो जाओगे। मतलब तुम्हारा अस्तित्व ही निशाने पे ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि बिहार का हुआ, बहुत जगह पे जहाँ जहाँ पे वेस्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको इसी से अभी से ये करना पड़ेगा। सबको बात ध्यान में आ गई है और उसके बाद में वहाँ का सिचुएशन सुधर गया है। मुझे लगता है कि कल या आज ही के दिन थलापल्ली विजय अपना चीफ मिनिस्टर का दावा करेंगे। उसके साथ में अभी कौन कौन लोग शामिल हो गए इसके बारे में अंदाज़ नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वचपा आज भी पूरे ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में सब एक है। और उनको लगता है कि भाई कांग्रेस के साथ में जो भी बड़े बड़े दिग्गज एडवोकेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, ये सब लोग कांग्रेस के साथ में जुड़े, और उनको मालूम है कि आज ना कल इलेक्शन यदि जो उनके चेंजेस हो गए या बीजेपी में कुछ गड़बड़ी हो गई तो राहुल गांधी के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। और इन लोगों के ब्यूरोक्रेट वैसे भी बहुत डरपोक रहते हैं, और जब भी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए तो वो फटाफट अपना पलटी मारते हैं। वैसे भी अभी जिस तरीक़ा से जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के लिए जो इलेवेट हुआ और 56 जजेस को इलेवेट करके जब ऊपर में खींचा गया तो निश्चित रूप से सभी चीफ जस्टिस ऑल ओवर इंडिया के वो बड़े काफ़ी हर्ट हुए कि भाई ये क्या बात है, हम लोग भी तो एलिजिबल थे, हम तो हाईएस्ट सीनियरिटी में थे, हमारा तो कुछ ये नहीं है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी के बारे में जब भी कभी हाई कोर्ट में इस तरीक़ा से मामले आएंगे तो वो निश्चित रूप से उनको हेल्प नहीं करेंगे। उन्हें कहेंगे ठीक है देखो, क्योंकि जब किसी को सुपरसेट करते हो और तुम किसी को ये वहाँ पे एलिवेट करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें सब मालूम होता है कि उसके परिणाम भी क्या होता है। जो हो गए परिणाम तो देखे जाएंगे, लेकिन आज जिस तरीक़ा से सिचुएशन इंडिया में है वो काफ़ी ये है मतलब चिंताजनक है। तुम्हें मालूम है कि अन्ना डीएमके या डीएमके की पार्टी के साथ में बीजेपी का अलायंस है, उनके भी सीट कुछ आए नहीं है, 56 सीट्स है, और कांग्रेस और बीजेपी का केवल एक कैंडिडेट आया है, और वो भी बिल्कुल मार्जिनल वोट से आया है। तो मुझे लगता है कि आज चेन्नई की पोजीशन उनके लिए काफ़ी ये है। आज के इसके वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में कलकत्ता में सभी मान्यवर इसके लोग आए को बुलाया गया था, लेकिन नीतीश बाबू नहीं है। नीतीश का ने उनको मालूम पड़ा कि अभी ये बीजेपी अपने को पूरा का पूरा कंडम कर डालेंगी, अपने को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिएगी। तो इसी शायद उनका गुस्सा है या क्या है ये तो नहीं मालूम। अभी बीजेपी के साथ में और किस तरीक़ा से क्या क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चंद्रबाबू नायडू निश्चित रूप से वहाँ पे पधारे, लेकिन उनको भी जब अभी आने वाले इलेक्शंस में उनके ऊपर भी काफ़ी जोश रहेगा लोगों का, और किस तरीक़ा से वहाँ से वो हैदराबाद से कैसे चुन के आएंगे क्या आएंगे अभी वक्त ही बताएगा उनको कि क्या हो गया। ये सब के बीच में एक गवर्नर की जो भूमिका थी कि सबसे पहले बहुत एक बम्बई का भी बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऐसा कोई मैटर बना था, और ऐसे सिचुएशंस में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच जजेस ने ये कहा कि भाई जो भी तुमको तुम्हारे सबसे हाईएस्ट जो मेंबर्स होंगे उसको पार्लियामेंट में बुला, और वहाँ पे वो अपना जो भी प्रूव करने का है मेजॉरिटी प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नर को कोई राइट नहीं कि उसके सामने में जाके परेड करे, क्योंकि उसका अप्रोप्रिएट फोरम ये फ्लोर ऑफ हाउस ही होता है। तो ये होने के बाद में भी वहाँ के गवर्नर ने इतने कंडीशंस रखे, वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई में जब भी कभी इनका अभी ये शपथ लेने के बाद में वहाँ पे बहुत काफ़ी बड़ा हंगामा होगा गवर्नर को ये करने के लिए, और गवर्नर के अगेंस्ट में बहुत सारे कुछ इश्यूज बनने की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। आज इंटरनेशनल लेवल पे आज उन्हें अमेरिका ने फिर दोबारा ईरान के ऊपर में और हार्मुज के इसमें काफ़ी बमबारी की। उन्होंने चेतावनी दी है कि और उन्होंने जो जिस तरीक़ा से उनका नुकसान किया और कुछ जहाज़ों के ऊपर में भी उन्होंने हमला किया। अभी निश्चित रूप से अभी ईरान वही राह देख रही की थी, हमला तो तुम करो फिर बाद में हम देखते क्या करने का है। सभी को मालूम है कि मैं बार बार कहता हूँ कि खाड़ी में जितना भी हार्मुज की खाड़ी है यहाँ पे चारों तरफ में बड़े बड़े पहाड़ है और उसके अंदर में बड़े बड़े भूयार्स भी
कंट्री है इस साइड में, और वहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी या अमेरिकन सोल्जर्स आज चले भी जाए तो वापस नहीं आ सकते। वहाँ पे इतना ये है, और वो पूरा का पूरा इलाका ईरान ने घेर के रखा है। ऐसे सिचुएशन में, और वहाँ पे पूरे हज़ारों के तादाद में शिप्स लाइन से लगे हुए हैं, ऑयल के शिप्स, और उनको मालूम है कि अभी कुछ भी कहे कि अमेरिका की भाई हमारे पास में इतना फ्यूल है वगैरह वगैरह, 2 महीने का है, 4 महीने का है, कुछ नहीं रहता। जब रहा भी तो भी 2-4 महीने से क्या होता, इतना फ्यूल का कंजम्पशन है, तो निश्चित रूप से उनको आज ना कल क्राइसिस हो गए। जब भी क्राइसिस हो गए तो क्या करेंगे, अल्टरनेटिव फ्यूल्स को तो अल्टरनेटिव किया ही नहीं उन लोगों ने। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चेतावनी है अमेरिका के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात को सब पत्रकारों को बताई, लेकिन अमेरिका में एक अलग टाइप का ये हुआ। वहाँ पे एक स्फोट भी हुआ, एक बहुत बड़े एक रिफाइनरीज को वहाँ पे विस्फोट होने से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। अभी और एक अमेरिका ने एक गलती की, वो एक चाइनीज़ इसके ऊपर में उन्होंने हमला किया, शिप के ऊपर में हमला किया, और उसके ऊपर में उसका काफ़ी नुकसान किया। निश्चित रूप से अभी तक चाइना ओपनली नहीं था, लेकिन अभी ओपनली भी अमेरिका के अगेंस्ट में आएगा, और ये सब हुआ तो पूरे वर्ल्ड में विश्व युद्ध की फिर दोबारा ये है, और अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वैसे भी अमेरिका अभी पूरी की पूरी घायल इसमें है, और ऐसे सिचुएशन में यदि ये नहीं युद्ध को विराम नहीं हुआ, और युद्ध विराम तो वही होगा कि ईरान कहते हैं कि भाई हमारा जितना भी नुकसान हो गया पहले दो हमें, वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, और कितने साल तक देते रहेंगे। पूरा अमेरिका कंगाल हो जाएगी, पूरा का पूरा अमेरिका परेशान हो जाएगी, क्योंकि आज तक किसी ने मांगा नहीं। लेकिन ईरान एक ऐसा देश है कि युद्ध में जो भी नुकसान हो गया उनका, तो वो तो उनको पूरा कॉम्पेंसेशन मांगेंगे, वो इंटरनेशनल कोर्ट में तक जाएंगे। ये सब सिचुएशन है। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए जय